अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। चलो, यहां पर किसकी बात हो रही है मैम? यहां पर बात हो रही है आपके रिसर्च में सैम्पलिंग टेक्निक्स की। देखो, अगर हम लोग इसको थोड़ा समझें कि सैम्पलिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक चीज तो सबसे पहले आप सभी लोगों को समझनी होगी। अरे अरे खुल जा। हाँ, एक चीज तो आपको सबसे पहले सुननी होगी। ये जो आप लोगों की सैम्पलिंग है, इस सैम्पलिंग को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। होता क्या है, आपके पास में मैम बहुत ही ज्यादा बड़ी सी क्या है, पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन के करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चूज करके आप क्या बना लेते हो, सैंपल। क्यों करते हैं हम लोग सैम्पलिंग? पैसा बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम लोग सैम्पलिंग करते हैं मैम, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन पे टेस्टिंग नहीं कर सकते। सैम्पलिंग करने के मेरे पास में दो तरीके होते हैं, जिसमें मैं एक तरीका बोलती हूँ प्रोबेबिलिस्टिक, और एक मेरे पास में होता है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। अब जहां हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग की, तो ये ऐसी सैम्पलिंग है जिसके अंदर हम कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं लगाते। रिसर्चर हर एक रिस्पोंडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल चांस देता है सैंपल में आने का, तब तो हम उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक का एक और नाम होता है, जो नाम आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना भी होगा, जिसको हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। और इसीलिए जो ये टाइप्स हैं, ये मस्ट टू डू टाइप्स है। एटलीस्ट ये फ्लो चार्ट तो आप सभी लोगों को याद होना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर आपके इस टाइप्स की, तो सबसे पहले होता है आप लोगों का सिंपल रैंडम सैंपलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमारे पास में होता है स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि देखो इसमें और क्लस्टर में आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो ये तो याद करने वाली जरूरत ही नहीं है। स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर एज अ होल लेते हैं इसके अंदर, और एज अ पार्ट लेते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास में होती है एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एक होती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सारी की सारी कौन से टाइप की सैंपलिंग्स है? रैंडम सैंपलिंग है। फिर आती है हमारी बात नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग की। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग ऐसे टाइप की सैंपलिंग है मैम, जिसके अंदर रिसर्चर अपनी सब्जेक्टिविटी यूज करता है। अगर प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग नहीं लगाई जा सकती, हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक पर आते हैं। जल्दी होता है, कन्वीनियंटली काम हो जाता है, और इसी से हमको हिंट मिलती है कि कन्वीनियंट सैंपलिंग इसका एक टाइप हो गया। आपके पास में जय हो मूवी को एग्जाम्पल के तौर पे याद किया था, स्नोबॉल सैंपलिंग इसका हमारे पास में एग्जाम्पल होता है। जब मेरे पास में टाइम ही नहीं है, मेरी पॉपुलेशन ही इतनी रेयर है कि मैम मुझे पता ही नहीं कि सैंपल कैसे चूज करना, तो हम चेन सैंपलिंग करते हैं। जैसे जय हो मूवी में किया था ना, है ना, एक 3 की हेल्प करेगा, फिर वो 3 3 की 3 3 3 ऐसे 3 की पावर्स में हेल्पिंग चल रही होती थी। तो ये क्या है, आप लोगों की स्नोबॉल सैंपलिंग हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो एक आप लोगों की होती है एक्सीडेंटल सैंपलिंग, राइट। एक होती है आप लोगों की कोटा सैंपलिंग। ये सारी की सारी कैसी है, आपकी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग है। अब एक और सैंपलिंग है जो मैं आपसे पूछूंगी, बताओ कौन सी होती है। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूंगी मल्टी स्टेज सैंपलिंग कौन सा होता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, जल्दी से मुझे बताएंगे मल्टी स्टेज सैंपलिंग कौन सा होता है। क्या ये प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होता है, किस में आता है? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। कौन बता सकता है मुझे? मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ये चीज याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा हमेशा अपने पास में, ठीक है। आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एवरी ईयर इन रिसर्च एप्टीट्यूड यू विल डेफिनेटली फेस अ क्वेश्चन from sampling, either its type, either the difference between sample and sampling frame. You will always notice a question regarding this. बिल्कुल सही, जो आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग होता है मैम, मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है वो आपका रैंडम सैंपलिंग का पार्ट है। जब हम लोग
क्लस्टर सैम्पलिंग को स्टेजेस में लगाते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछूं क्या, एक और क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर है, आपके पास में एक एरिया सैम्पलिंग भी आती है, एरिया सैम्पलिंग। कोई मुझे बता सकता है कि एरिया सैम्पलिंग रैंडम है कि नॉन रैंडम है? जी नहीं, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, ठीक है ना, मल्टी स्टेज जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है। मल्टी स्टेज तो हो गया मैम, एरिया सैम्पलिंग भी बता दो, उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन देखो यहां पर क्या बोल रहा था, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग यूज अवेलेबल रिस्पोंडेंट्स एंड नो स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर इज फॉलोड। अभी अभी समझाया भी था ये पॉइंट। In fact, it is a fact that non-probability sampling accurately reflect the population characteristic. अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, या आपने सिर्फ ये टेबल भी याद रखी है, ये फ्लो चार्ट भी याद रखा है, बेसिक मीनिंग भी याद रखा है ना आपकी प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग का, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। एरिया जो है वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग आप लोगों का होता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और यहाँ पर तो हमको पता ही है कि मैम करेक्ट बात देखो ऐसी है कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता, रिसर्चर अपनी मर्जी से सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज करके जो है सैम्पलिंग मैकेनिज्म लगाता है। बट जो ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है, इसमें सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो आप लोगों के सैम्पलिंग एरर्स हैं वो ज्यादा आते हैं, सैम्पलिंग एरर्स ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो सैंपल होती है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती आपके पॉपुलेशन की। हाँ जी, जरूर आता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे, बिल्कुल भी हम छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है ना। सैम्पलिंग एरर भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रोज भगवान से प्रे करती हूँ कि ये आ जाए, क्योंकि एक ही फ्लो चार्ट है जो मुझे लगता है सभी रिसर्च स्टूडेंट्स को अच्छे से याद है, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। प्रॉब्लम इसमें हार्ड ये होती है कि एक ना एक ऐसी घुसा देता है ये इसमें सैम्पलिंग टेक्निक जो किसी ने नहीं पढ़ी होती है। जैसे कम्युनिकेशन में एग्जाम हॉल में जाके हम लोग इंग्लिश लर्न करते हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई नया वर्ड आता है जो हमने इससे पहले कभी नहीं सुना होता है इंग्लिश में, चाहे आप कितने ही बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, हमने कोई लेना देना नहीं होता उस वर्ड से, वो हम उसी वक्त सीखते हैं जब हमको समझ नहीं आता, फिर आके पूछते हैं कि भाई ये क्या था। वैसे ही इसमें भी ऐसा होता है, हर बार एक नए टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक लिख देता है वो, तो बस यही हार्ड है इसमें, बाकी तो सिंपल है। क्लस्टर हो गया, ये नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होता है, रैंडम भी, और आपका बस बाकी आपसे ये पूछ रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी, तो देखो जजमेंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग 100% है। नया टर्म यहाँ पर कौन सा है, डायमेंशनल सैम्पलिंग है। इस क्वेश्चन में तो यही था, पिछले साल के ही क्वेश्चन है ना ये, तो डी और ई तो 100% होगा, और उसके साथ में बी भी आ गया है। अब देखो सवाल ये बना था कि सैम्पलिंग वेयर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट बी चूजन मोर देन वंस इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, and sampling where each member of the population may be chosen more than once is called as sampling without replacement। अब देखो सीन ऐसा है, यहाँ पर तो टाइप पर भी सवाल नहीं बना, हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बारी, यहाँ पर तो टाइप पर भी सवाल नहीं बना है, यहाँ पर तो आप लोगों से क्या पूछा गया है, यहाँ पर तो आपसे बस यही चीजें पूछ ली गई है सिंपल, कि जब आप कर रहे थे सैंपल चूज कर रहे थे, है ना, तो आपकी एक सैंपल के अंदर एक ही बंदे को आप क्या नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा चूज नहीं कर सकते हैं। और एक जगह बोल रहे हैं कि आप दोबारा चूज कर सकते सेम बंदे को। नॉन रैंडम के अंदर बिल्कुल पसंद आपके क्या है, चांसेस, बिल्कुल आपके चांसेस हैं कि आपका बायसनेस आ जाएगी, बिल्कुल चांसेस है, बायसनेस के लिए ही किया जाता है। उसमें भी कुछ लोग बोल देते हैं ज्यादा निकाल लिए हैं, हाँ बिल्कुल। सैंपल जहां पर हर एक मेंबर के पॉपुलेशन को आप एक से ज्यादा बारी चूज नहीं कर सकते, जब एक से बारी नहीं यूज कर सकते हो तो विद रिप्लेसमेंट कैसे हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। दूसरा देखो कह रहा है सैम्पलिंग जहां पर हर एक मेंबर के पॉपुलेशन को चूज कर सकते हैं मोर देन वन, वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। उल्टा नहीं लिखा रहा क्या?